दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, बादशाह का गुस्सा और चतुर बीरबल की तेज बुद्धि को बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूँ। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नामी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दरद ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है।
समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाबो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ू मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोरना सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने की ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आश त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा,
तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा है और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं।
इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नामी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुने रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 चतुर मंत्री और गुम हुए रत्न का रहस्यपूर्ण मामला। दोस्तों, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा के भव्य शहर में मुगल दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। दरबार के सम्मानित सदस्यों में से एक व्यक्ति अपनी बेजोड़ बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, बीरबल। उसकी चतुराई और सूझबूझ ने उसे सम्राट का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। एक गर्मियों की शाम, जब डूबते सूरज की सुनहरी छटा मुगल महल को नहला रही थी, एक संकट सामने आया जिसके लिए बीरबल की बेजोड़ वीरता की आवश्यकता थी। एक अमूल्य रत्न, एक बड़ा माणिक जो एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा सम्राट अकबर को उपहार में दिया गया था, शाही खजाने से गायब हो गया था। यह रत्न न केवल मूल्यवान था बल्कि सम्राट के लिए बहुत भावनात्मक मूल्य भी रखता था। इसे 2 महान राष्ट्रों के बीच मित्रता का प्रतीक कहा जाता था। परेशान और क्रोधित अकबर ने बीरबल सहित अपने पूरे दरबार को बुलाया। बादशाह ने घोषणा की, माणिक अवश्य मिलना चाहिए और चोर को दंडित किया जाना चाहिए। बीरबल, मैं यह नाजुक मामला तुम्हें सौंपता हूँ। अपराधी को खोजो और मणि वापस ले आओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उसकी तीखी निगाहें दरबारियों के चिंतित चेहरों को देख रही थीं। महाराज, मुझे इस मामले की गहन जांच करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसने आत्मविश्वास से लेकिन सावधानी से जवाब दिया। बीरबल ने अपराध स्थल शाही खजाने की जांच करके अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक ताले, दीवारों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया, लेकिन जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला।
यह स्पष्ट था कि चोर महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति था जिसे पहुंच और जानकारी थी। इसके बाद बीरबल ने पहरेदारों, खजांची और नौकरों से पूछताछ की और उनसे पूछा कि जिस दिन रत्न गायब हुआ था उस दिन वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ठोस बहाना था, जिससे काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। उनकी स्पष्ट मासूमियत के बावजूद बीरबल की गहरी समझ ने उनके व्यवहार में सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ लिया। उसने खजांची के सहायक राघव नामक एक युवक की आंखों में एक विशेष घबराहट देखी। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने अगले दिन बादशाह अकबर से मिलने का अनुरोध किया और घोषणा की, महाराज, मैंने संदिग्धों का पता लगा लिया है, लेकिन चोर का पता लगाने के लिए मुझे एक कटोरा पानी और कुछ लकड़ियां चाहिए। दरबारी इस अजीब अनुरोध से हैरान थे, लेकिन अकबर ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि अकबर ने ऐसा किया है। बीरबल के निर्णय पर भरोसा किया और वस्तुओं को हटाने का आदेश दिया। बीरबल ने तब समझाया, मैं ये छड़ियां बांट दूंगा। संदिग्धों को अपनी छड़े इस कटोरे में डुबानी चाहिए। पानी ले लो और कल सुबह मुझे वापस कर दो। छड़ी की लंबाई बढ़ गई होगी। संदिग्धों को छड़ियां दी गईं और राघव ने दूसरों के साथ मिलकर निर्देशानुसार अपनी छड़ियां कटोरे में डुबोई। अगली सुबह संदिग्ध अपनी छड़ियां लेकर वापस आए। बीरबल ने हर एक की जांच की और अंत में राघव की छड़ी को आगे बढ़ाया। महाराज, यह चोर है। दरबारियों को हैरानी हुई और अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने अपराधी को कैसे पहचाना। बीरबल मुस्कुराया और कहा, मैंने उनसे कहा था कि चोर की छड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह झूठ था। मुझे पता था कि चोर घबरा जाएगा और छड़ी का एक हिस्सा काट देगा, क्योंकि उसे डर होगा कि यह वास्तव में बढ़ जाएगी। जब मैंने दोनों छड़ियों की तुलना की तो राघव की छड़ी छोटी थी। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं रत्न की सुंदरता और कीमत से मोहित हो गया था। यह एक बड़ी गलती थी। अकबर क्रोधित तो हुए, लेकिन उन्होंने रहस्य सुलझाने में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। राघव, तुम्हें अपने अपराध के लिए सजा मिलेगी, लेकिन बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धि का परिचय दिया है। माणिक्य वापस मिल गया और महल में शांति बहाल हो गई। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। बीरबल की प्रतिभा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अपने आप में एक किंवदंती बन गई। इस प्रकार बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता और चतुराई का पर्याय बन गया, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। खोए हुए रत्न और मामले को सुलझाने वाले चतुर मंत्री की कहानी अकबर और बीरबल की स्थायी साझेदारी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है।
बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो, मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत
का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी। उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। 5 दोस्तों, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? क्या कोई ऐसा है जो हमारी कठिन परीक्षाओं का सामना कर सकता है? मंत्रियों और दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी जानते थे कि बीरबल ही सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह हर चुनौती में सफल होते हैं तो हम मान जाएंगे कि वे सबसे चतुर हैं। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए हम तुम्हें कुछ चुनौतियां देंगे। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हारी चतुराई को मान्यता देंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। पहली चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक गाय और एक बैल दिया और कहा, इन दोनों में से जो अधिक दूध देगा उसे हमारे राज्य में सबसे अच्छा पशु माना जाएगा। तुम यह पता लगाओ। बीरबल ने गाय और बैल को अपने पास ले गया और उनके साथ कुछ समय बिताया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है कि कौन अधिक दूध देगा। बैल अधिक दूध देगा। सभी दरबारियों ने हंसी उड़ा दी, लेकिन बीरबल ने अपनी बात पर अडिग रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। लेकिन यह भी असंभव है कि बैल दूध दे सके। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि हमें यह समझना होगा कि केवल गाय ही दूध दे सकती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और पहली चुनौती में बीरबल सफल हुए। दूसरी चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक मुहरबंद चिट्ठी दी और कहा, बीरबल, बिना मुहर तोड़े हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें लिखा है कि यह चिट्ठी बीरबल को दी जाए। अकबर ने चिट्ठी खोली और पाया कि बीरबल सही थे।
सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरी और अंतिम चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक ऐसी गुत्थी सुलझाने को कहा जो अब तक कोई नहीं सुलझा पाया था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को समझना और जानना। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हम अक्सर दूसरों की गलतियां देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। अपने आप को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को समझाया कि बीरबल की चतुराई और समझदारी ही उसे सबसे अलग बनाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए चतुराई, धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की ये कहानियां उनके असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी मजबूत साझेदारी को दर्शाती हैं, जो आज भी हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 तालाब की मछलियां। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे यह साबित करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीना दिया जाता है, बीरबल। मुझे यकीन है कि तुम कोई दिलचस्प तरीका खोज निकालोगे। बीरबल ने शहर के सबसे ठंडे तालाब का चयन किया और वहां एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने तालाब की हड्डियां गला देने वाली ठंड का अनुभव किया, तो उनमें से अधिकांश ने अपना इरादा बदल लिया। आखिरकार एक गरीब व्यक्ति, जो बहुत जरूरतमंद था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए अच्छा मौका है और उसने बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। रात होते ही उस गरीब व्यक्ति ने ठंडे पानी में खड़ा होना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे पर पहरेदार तैनात किए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई धांधली न हो। पूरी रात ठंड में कांपते हुए वह व्यक्ति किसी तरह टिक गया। सुबह होते ही वह तालाब से बाहर निकला और बीरबल के पास गया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति ने पूरी रात इस ठंडे पानी में बिताई है। वह इनाम का हकदार है। दरबार में एक ईर्ष्यालु दरबारी था, जिसे बीरबल की सफलता कभी पसंद नहीं आती थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात खड़ा रह सके? जरूर कोई चालाकी होगी। मुझे लगता है कि उसे कोई गर्मी मिल रही थी, जैसे कि पास में जल रही आग से। अकबर ने इस बात पर ध्यान दिया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, तालाब के पास कोई आग नहीं थी। हाँ, दूर किसी घर में एक दीपक जल रहा था, लेकिन वह इतनी दूरी पर था कि उससे कोई गर्मी नहीं मिल सकती थी। पर अकबर ने दरबारी की बात मान ली और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने यह अन्याय देखा और अपनी बुद्धिमानी से इसका हल निकालने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। जब अकबर ने उनके बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि बीरबल अपने घर में एक अजीब प्रयोग कर रहे हैं। अकबर खुद बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल एक जलते हुए दीपक के सामने बैठकर बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन दीपक और बर्तन के बीच काफी दूरी थी।
अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर दूर जलते हुए दीपक से खिचड़ी पक सकती है तो वह व्यक्ति भी तालाब में दूर जलते दीपक से गर्मी पा सकता था। अकबर ने बीरबल की बात समझी और अपनी गलती मानते हुए उस गरीब व्यक्ति को 1000 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और दरबारी की ईर्ष्या पर हंसे। यह कहानी न केवल लंबी और मजेदार है, बल्कि इसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का भी एक अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने से ही न्याय और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शाम का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है।
तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लावो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ।
इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज दैव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है, अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदर पूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। साथ दोस्तों, बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। काषाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बाला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई।
तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्मक हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानि शोचानि कृतत्न भवन ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और शानो हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो दो गट्टर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पदार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह कहानी अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।